हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जमलॉस्की डायग्राम फोटोकेमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने वीडियो लेक्चर लगाना है और हाथों हाथ आपने नोट्स बनाने हैं और साथ में बुक से इसको रीड करना है, नोट्स से रीड करना है। जो मैंने करवाया है आपको प्रॉपरली उसको समझना है, नोट्स बनाने हैं, नोट डाउन करना है और डायग्राम को नोट डाउन करना है। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। डायग्राम को आपने ड्रॉ भी करना है और बनाना भी है। मैंने पूरे लेक्चर में पूरा क्लियरली समझाया बच्चों आपको। ओके बच्चों, स्टार्ट हो रहा है लेक्चर। Good morning BSc second year medical and non-medical students and good morning BSc BEd third year medical and non-medical students। आज हम टॉपिक का नाम है अपना जैबलोंस्की डायग्राम। बच्चों कैसे हो सारे? काफी टाइम हो गया अपनी इसमें जैबलोंस्की डायग्राम अपना रह गया था पेंडिंग। एक टॉपिक पेंडिंग है सिर्फ जैबलोंस्की डायग्राम। ये पूरा होते ही अपनी फोटो केमिस्ट्री वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। और फोटो केमिस्ट्री यूनिट में मैंने आपको सारी चीजें करवा दी हैं। फोटो केमिस्ट्री की यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी जैबलोंस्की डायग्राम करते ही। और जैबलोंस्की डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें हर साल 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का पोर्शन आते होता है। मिनिमम आपको 3 मार्क्स का तो मिलना ही मिलना है और मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स का जैबलोंस्की डायग्राम से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ओके बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि मेडिकल वाले बच्चों और नॉन मेडिकल वाले बच्चों आपको मैं सारा को बता दूं कि अपनी फोटो केमिस्ट्री वाली यूनिट ये टॉपिक करते ही कंप्लीट हो जाएगी। और ये जैबलोंस्की आरेख बोलते हैं इसको, जैबलोंस्की आरेख। जैबलोंस्की एक साइंटिस्ट था जिसने ये डायग्राम दिया। कैसे बनाते हैं, क्या मतलब है इसका, सारी बातें मैं समझाने जा रहा हूं। ठीक है, और लेक्चर नंबर आपका 11 है आज का। ओके, जैबलोंस्की डायग्राम के बारे में आपसे मैं बच्चों अब जैबलोंस्की डायग्राम मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों, देखते जाना। जैबलोंस्की डायग्राम का मतलब क्या है? जैबलोंस्की भाई साहब ने क्या बताया, साइंटिस्ट ने क्या बताया, कहता कोई भी एक मॉलिक्यूल है, कोई भी एक प्रकार का मॉलिक्यूल है ना। बीएससी बीएड थर्ड ईयर आपके एग्जाम का अभी तक कोई पता नहीं है, आपके एग्जाम हो या ना हो। मेरे हिसाब से आपके एग्जाम ना होने के पूरे चांस है। तो आप तैयारी करो बच्चों, आगे की तैयारी करो, बीएससी बीएड थर्ड ईयर की तैयारी करो, आप क्लासें कंटिन्यू लगाओ। जब फ्यूचर में देखेंगे कि एग्जाम का क्या सीन बनता है। बाकी मेरे हिसाब से एग्जाम का सीन कोई नहीं बनता, क्योंकि अगर उन्होंने डेट शीट निकालनी होती तो डेट शीट अब तक निकाल चुके होते वो। मैं बात कर रहा हूं बीएससी बीएड थर्ड ईयर वालों के लिए। तो बात करते हैं जैबलोंस्की डायग्राम की। जैबलोंस्की डायग्राम क्या बताता है? कोई मॉलिक्यूल है, मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी एक अणु है ना। वो अगर 1 फोटोन की एनर्जी को गेन करता है, कोई भी 1 फोटोन मतलब 1 क्वांटा की एनर्जी को गेन करता है। क्वांटा मतलब होता है एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स, यानी 1 फोटोन की एनर्जी को गेन करता है। सनलाइट से एनर्जी आ रही है एज ए फोटोन, एज ए क्वांटा, वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल गेन करते ही वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। कैसे आ जाता है? एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। मतलब मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी को गेन किया, ऊर्जा को ग्रहण किया और वो एक्साइटेड स्टेट में आया। यानी उनमें क्या हुए? चेंजेस हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए है ना। बहुत सारे ट्रांजिशन हो सकते हैं, या तो उसमें काफी परिवर्तन होंगे या उनमें काफी संक्रमण हो सकते हैं। हमें नहीं पता कि वो संक्रमण कौन कौन से होंगे। इस सारी बातों को, इन सारे चेंजेस को, परिवर्तनों को, मतलब कोई मॉलिक्यूल जब कोई मॉलिक्यूल 1 फोटोन एनर्जी को गेन करता है और वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, यानी उसमें काफी चेंजेस होते हैं, काफी परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को, इन चेंजेस को एक्सप्लेन किसके द्वारा किया गया? जैबलोंस्की के द्वारा किया गया। उसने जैबलोंस्की डायग्राम बना करके समझाया कि ये जब मॉलिक्यूल जो है 1 फोटोन एनर्जी को गेन करेगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या परिवर्तन आएंगे, है ना, क्या क्या संक्रमण आएंगे। वो सारे संक्रमणों को समझाने वाला कौन था? जैबलोंस्की था। अगर मार्क्स की फिजिकल केमिस्ट्री है तो 5 नंबर तो जैबलोंस्की डायग्राम पक्का देकर जाएगा, हर एग्जाम में आता है। इसलिए बोलता हूं इसको ढंग से लगाना क्लास को। तो जैबलोंस्की डायग्राम क्या बोलता है? द जैबलोंस्की डायग्राम एक्सप्रेस व्हेन सनलाइट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय एनी मॉलिक्यूल्स। कोई भी मॉलिक्यूल्स है जब वो सनलाइट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, देन चेंजेस, उसमें कई परिवर्तन आते हैं। देन अकर्स द चेंजेस एंड ट्रांजिशंस अकर्स, उसमें कई संक्रमण होते हैं, कई परिवर्तन आते हैं, कई चेंजेस आते हैं। उसको जैबलोंस्की आरेख के द्वारा समझाया जाता है, उसको जैबलोंस्की डायग्राम समझाता है। जैबलोंस्की आरेख किसी भी अणु द्वारा विकिरण को अवशोषित करने पर होने वाले परिवर्तनों और संक्रमणों को व्यक्त करता है। इट इज रिप्रेजेंट ऑफ मैनी ट्रांजिशंस एंड एनी चेंजेस व्हेन मॉलिक्यूल
व्हेन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द लाइट रेडिएशन, जब कोई मॉलिक्यूल लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या ट्रांजिशंस होते हैं, उन सारी बातों को जमलोस्की डायग्राम ही एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। ओके, कोई भी अणु जो ऊर्जा को ग्रहण करके उच्च ऊर्जा अवस्था में चला जाता है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी अणु है, वो ऊर्जा को ग्रहण करेगा, 1 फोटोन एनर्जी को, 1 क्वांटम एनर्जी को, और ग्रहण करके उच्च ऊर्जा अवस्था में चला जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई भी अणु है वो जब ऊर्जा को ग्रहण करेगा तो उच्च ऊर्जा अवस्था में जाएगा और उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। बात एक ही है, उसमें जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं या संक्रमण देखने को मिलते हैं, उन सभी संक्रमणों का स्पष्टीकरण जमलोस्की आरेख के द्वारा किया जाता है। सिंपल सी बात है बच्चों, इफ एनी मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, इफ एनी मॉलिक्यूल्स दैट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, जब कोई मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, कौन सी एनर्जी, लाइट की एनर्जी, लाइट रेडिएशन की एनर्जी को जब कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, तो द ट्रांजिशंस टू हाई एनर्जी, तो हाई एनर्जी स्टेट की तरफ ट्रांजिशन होता है, और टू द एक्साइटेड स्टेट, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जब किसी एनर्जी को गेन करता है तो वो ट्रांजिट करता है, वो संक्रमण करता है हायर एनर्जी स्टेट की तरफ या एक्साइटेड स्टेट की तरफ। हाँ, द चेंजेस आर दैट आर सीन, हमें काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं, एंड द ट्रांजिशन दैट आर सीन आर एक्सप्लेन, हमें काफी ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं, काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं, उन सारे चेंजेस को, उन सभी ट्रांजिशंस को, ऑल ट्रांजिशंस इज एक्सप्लेन्ड बाय जमलोस्की, सब बातें जमलोस्की डायग्राम के द्वारा ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बच्चों बात समझ में आई कि जमलोस्की डायग्राम का एम क्या था, एनी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लाइट रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो उसके बाद जब वो एक्साइटेड स्टेट में आता है, हायर स्टेट में जाता है, उसमें एनी चेंजेस, जितने भी चेंजेस आते हैं, उसमें जो भी ट्रांजिशंस होते हैं, ऑल ट्रांजिशंस, ओ सो कॉल्ड ट्रांजिशंस को एक्सप्लेन कौन करता है, जमलोस्की डायग्राम करता है। जितने भी परिवर्तन आते हैं, कोई भी अणु जब हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, उसमें जितने भी परिवर्तन आते हैं, उन सभी परिवर्तनों को कौन समझाता है, उनका स्पष्टीकरण कौन देता है, जमलोस्की डायग्राम देता है। बच्चों सिंपल सी बात, आप देखो आपके सामने क्या हो रहा है स्क्रीन पे, कोई एम मॉलिक्यूल है, एम मॉलिक्यूल ने क्या किया, एनर्जी को गेन किया, और एनर्जी को गेन करते ही ये देखो 1 फोटोन एनर्जी को गेन करते ही ये उत्तेजित अवस्था में आ गया, और इन उत्तेजित अवस्थाओं को, इन एक्साइटेड स्टेट्स को कौन एक्सप्लेन करता है, जमलोस्की डायग्राम एक्सप्लेन करता है। मान लीजिए एज्यूम दैट एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, कक्षक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में पड़े हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में पड़े हैं, और इस पेयर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन एक पेयर फॉर्म में है, एक युग्मन अवस्था में है। इस युग्मन अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं दोनों के दोनों, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर चाहिए होते हैं। आपको ध्यान होगा आपने प्रीवियस क्लासेस में 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे, है ना, उसका नाम क्या था, मेन क्वांटम नंबर, जो मेन एनर्जी लेवल्स, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें किसी की साइज के बारे में, जो हमें ऑर्बिटल के साइज के बारे में जानकारी देती है, इंफॉर्मेशन देती है हमें। एजीमुडाल क्वांटम नंबर जो हमें शेप के बारे में बताती है, शेप के बारे में, उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, उसका विन्यास क्या होगा, उसकी आकृति कैसी होगी, उसके बारे में बताती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर, ये हमें उसके चुंबकीय व्यवहार के बारे में बताती है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिन मोशन के बारे में, उसकी स्पिन कैसा है, उसका चक्रण कैसा है, उसका स्पिन मोशन, उसका रोटेशन कैसा है, उसका घूर्णन कैसा है, उसको समझाती है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से घूर्णन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से स्पिन मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रोटेशन मोशन कर रहा है, उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक बिहेवियर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। द्विगंशी क्वांटम नंबर यानी एजीमुडाल क्वांटम नंबर, जो हमें शेप के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में बताती है, उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं और N से। मैं क्वांटम नंबर की बात क्यों कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन के बारे में बात करनी है, क्योंकि स्पिन किस तरीके से है, ऐसा क्यों करने जा रहा हूं, आगे आपको धीरे धीरे सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हमारा जो मेन काम है ना,
वो मेन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो स्पिन क्वांटम नंबर है। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये सारी क्वांटम नंबर्स ना डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन करती है। कोई ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करता है, कोई साइज को, कोई शेप को, कोई स्पिन मोशन को कि उसका स्पिन मोशन कैसा है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, उसका रोटेशन को एक्सप्लेन करती है, घूर्णन को समझाती है, उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। किसी कक्षक, इसके बारे में बात, किसी कक्षक की इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चक्रण को व्यक्त करती है। उसका चक्रण कैसा, उसका स्पिन कैसा है। आपको पता है बच्चों, आपको ध्यान है ये बात कि इट इज रिप्रेजेंटेड स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल एंड इट इज एक्सप्लेन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस मोशन इज स्पिन एंड रोटेशन मोशन। इसको हम इट इज कोल्ड या दिस इज मोशन इज कोल्ड स्पिन मोशन या रोटेशन मोशन के नाम से जाना जाता है। यह इलेक्ट्रॉन की गति की व्याख्या करती है और इस गति को चक्रण या घूर्णन गति कहते हैं। बच्चों घूर्णन का मतलब पता क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के जब अराउंड घूमता है, जब अपने एक्सिस पे घूमता है, ऑन द एक्सिस पे घूमता है। जैसे मान लो आपका जो फैन है, पक्का जो आपका फैन होता है जो है ये घूम रहा है ना, तो ये घूम रहा है, इसका मतलब ये रोटेशन गति कर रहा है, ये घूर्णन गति कर रहा है, इसको बोलते हैं चक्रण गति बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पिन मोशन बोलते हैं। फैन का घूमना, फैन का रोटेट करना, जिसको बोलते हैं घूर्णन, जिसको बोलते हैं रोटेशन, इट इज कॉल्ड रोटेशन, इट इज कॉल्ड स्पिन मोशन। ऐसे इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है? स्पिन मोशन करता है। उसी तरीके से उसके स्पिन मोशन के कारण उसका हम बिहेवियर एक्सप्लेन करते हैं कि वो कैसे घूम रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट करती है कि वो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है या इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, उसके बारे में, उसका रोटेशन, उसके बिहेवियर को बताती है स्पिन क्वांटम नंबर, उसके स्पिन मोशन को बताती है, उसके चक्रण को बताती है। किसी कक्षक के इलेक्ट्रॉन के अंदर चक्रण को व्यक्त करती है। इट इज रिप्रेजेंट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल। का स्पिन कैसा है? इट इज एक्सप्लेन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मोशन इज नॉन रोटेशन मोशन या स्पिन मोशन। यह इलेक्ट्रॉन्स की गति की व्याख्या करती है। इस गति को चक्रण या घूर्णन गति कहते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक स्पिन इज ए क्वांटम प्रॉपर्टी, उसकी क्वांटम प्रॉपर्टी होती है ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, जो हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव कर रहा है, क्योंकि स्पिन मोशन से भी मैग्नेटिक बिहेवियर जनरेट होता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज ऑन इट्स एक्सिस इट डिस्क्राइब एज स्पिन अप, उसका स्पिन ऊपर तक जा रहा है, इसको बोलते हैं स्पिन अप। इफ द इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज ऑन द एक्सिस इट इज स्पिन डाउन, मतलब उसका स्पिन नीचे की तरफ आ रहा है। अगर वो घूम रहा है क्लॉकवाइज तो उसका मतलब उसका स्पिन कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर वो नीचे आ रहा है तो इसका मतलब स्पिन नीचे की तरफ आ रहा है, स्पिन डाउन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्रण एक क्वांटम का गुण है, क्वांटम गुण है इलेक्ट्रॉनों का। जब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घड़ी की दिशा में घूमता है तो उसे चक्रण ऊपर की तरफ बोलते हैं, ऊपर की तरफ जाता है। यदि वह इलेक्ट्रॉन घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है तो उसे चक्रण नीचे की ओर कहा जाता है। इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे लिए इस जमरोस्की डायग्राम में स्पिन क्वांटम नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर से ही हम काफी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आगे होने वाला है वो चीजें। देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा किस तरीके से वो स्पिन मोशन करता है। आपकी स्क्रीन पे देखो बच्चों, अगर वो घूमता है क्लॉकवाइज तो स्पिन की वैल्यू होगी +½ क्या होगी? +½ अगर वो घूमता है स्पिन डाउन ये स्पिन अप का मतलब ऊपर की तरफ जाना, स्पिन डाउन का मतलब नीचे की तरफ आना। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, ए मतलब एंटी, सी मतलब क्लॉक, W मतलब वाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है तो इसकी S की वैल्यू जो आती है इसके लिए ½ आती है। स्पिन की वैल्यू क्या आती है? -½ और इसके लिए वैल्यू क्या आती है स्पिन की? +½ ये स्पिन मोशन है, चक्रण, इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, है ना। तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? +½ इसके लिए -½ होगी, है ना। ये हमें क्वांटम नंबर निकालना आता है, स्पिन क्वांटम नंबर निकालना होता है। आगे आते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या? चक्रण बहुलता का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ, एक नई टर्म आई, द नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेशियल ओरिएंटेशंस ऑफ द टोटल स्पिन ऑफ एन एटम एंड मॉलिक्यूल। ये कहता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेशियल ओरिएंटेशन, वो कहता है स्पेस के अंदर, एक स्थान के अंदर उसका ओरिएंटेशन कैसा है टोटल स्पिन्स का ऑफ एन एटम, एक एटम्स के टोटल स्पिन्स का ओरिएंटेशन कैसा है, क्या क्या पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने एनर्जी को गेन कर लिया, है ना, इन्होंने एनर्जी को गेन किया 1 फोटोन एनर्जी को। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? अलग अलग हो गए। इसका ओरिएंटेशन ये बन गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा हो गया। मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने फिर एनर्जी को गेन किया 1 फोटोन की और इनका ओरिएंटेशन कैसा हो गया?
एक तो ऐसे हो गए, एक नीचे हो गए, एक ऊपर एक नीचे, एक ऐसे ये साथ साथ हो गए, ये हो गए पैरेलल, ये हो गए एंटी पैरेलल, है ना, ये हो गए समानांतर, ये हो गए प्रति समानांतर। तो इनका ओरिएंटेशन स्पेस में अलग है, इनका ओरिएंटेशन स्पेस में अलग है। तो अलग अलग ओरिएंटेशन, अलग अलग अभिविन्यासों के लिए अलग अलग चक्रण बहुलता होती है। मतलब यहां पर चक्रण कुछ अलग है, यहां पर कुछ अलग है। अगर कंपैरिजन करूं इन दोनों का, 1 और 2 का कंपैरिजन करूं, तो यहां पर चक्रण कुछ अलग मिल रहा है, यहां पर कुछ अलग मिल रहा है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी उसी को एक्सप्लेन करता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? किसी अणु या परमाणु के कुल चक्रणों के संभावित स्थानिक अभिविन्यासों की संख्या को ही चक्रण बहुलता कहलाती है। आपको दोबारा समझाता हूं बच्चों में क्या होती है चीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। सिंपल सी बात है, मान लो कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने 1 फोटोन एनर्जी को गेन किया। 1 फोटोन एनर्जी को गेन करते ही इनका ओरिएंटेशन जो इलेक्ट्रॉन का ऐसे हो गया, तो इनका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। तो इस टाइम इसका चक्रण कैसा है, इस टाइम इसका टाइप ऑफ स्पिन कैसा है, टाइप ऑफ स्पिन कैसा है, इसको जो एक्सप्लेन करता है उसको बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने एनर्जी को गेन कर लिया और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में आ गए। ये दोनों कैसे हो गए? विपरीत हो गए, यानी एंटी पैरेलल हो गए। यहां पर ये पैरेलल फॉर्म में है। तो दोनों की ओरिएंटेशन इन स्पेस, इस स्थान के अंदर अलग अलग हो गए। तो इसका मतलब इससे स्पिन के टाइप भी डिफरेंट हो गए। तो इस टाइप ऑफ स्पिन्स, इस ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन्स, यानी अभिविन्यास, चक्रण के अभिविन्यासों को व्यक्त करने की जो कला होती है, जो तरीका होता है, उसको बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। बच्चों समझ में आई बात? इसको बोलते हैं चक्रण बहुलता बोलते हैं। बच्चों समझ में आया आपको? ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। बच्चों अच्छे बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये होती है ना, ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके स्थानिक अभिविन्यासों को एक्सप्लेन करती है, उसकी स्पेशल ओरिएंटेशन को समझाती है कि उसका ओरिएंटेशन क्या क्या डिफरेंट ओरिएंटेशन बनते हैं। सारों को मिलाकर के स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो फॉर्मूला होता है, चक्रण बहुलता का फॉर्मूला होता है 2s+1 होता है। क्या होता है बच्चों? 2s+1। s का मतलब क्या है यहां पर? टोटल स्पिन ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल स्पिन, कुल चक्रण, किसी भी अणु का कुल चक्रण। समझे बात को बच्चों? कुल चक्रण को बोलते हैं। अब बात करते हैं कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे कैलकुलेट करें। मैंने आपको फॉर्मूला करवा दिया, अब मैं तुम्हें स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना सिखाता हूं। पहले वो भी तुम्हें निकालनी आनी चाहिए बच्चों। ओके, अभी तुम्हें निकालना चाहता हूं। वेट कीजिए बच्चों, सारों को मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? सारों को समझ में आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बच्चों एक बात मुझे और बताना कि मैं जो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ आपको 2 लेक्चर वो मिलेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर दिक्कत हो तो मुझे तुरंत बोलना है बच्चों, आपने पहले बोल रहा हूं मैं। तो बच्चों ये Cr+2 है। Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। ऑर्गन की तरह 18, उसके बाद 3D, फिर 4s में मान लो मैं पहले लिख रहा हूं क्रोमियम का लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4s1 3d 5 होता है, इसका 24 है, 18 यहां पर आ गए, 19 और 1905, 19 और 5 के तो 24। तो ये इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही मैंने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो Cr+ का क्या 3d4 4s0। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे इसमें अरेंज होंगे और 0 उसके अंदर होंगे, है ना? इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो 3d4 एंड 4s0। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी है, हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए s की वैल्यू क्या होगी? +½ इसके लिए क्या वैल्यू होगी? +½ इसके लिए वैल्यू क्या होगी? s = +½ क्योंकि ये सारे के सारे कैसे क्लॉकवाइज हैं। s = +½ अगर मुझे टोटल स्पिन काउंट करना हो, st काउंट करना हो, तो s1 + s2 + s3 +, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे टोटल स्पिन निकालते हैं। तो st = s1 की वैल्यू क्या है? ½ + ½ + ½ + ½ तो वैल्यू कितनी आ गई? st की वैल्यू 2 आ गई। अब इस वैल्यू 2 को मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाले फॉर्मूले में पुटअप कर दूंगा 2s+1। ये s टोटल की वैल्यू आ गई हमारी। तो यहां क्या रखूंगा? 2 × 2 + 1, आंसर क्या आया? 5। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है इसकी? 5 है बच्चों। किसकी? Cr+2 की। अब वेनेडियम +2 की तुम मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, अभी बताओ वेनेडियम +2 की स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी बच्चों? चक्रण बहुलता क्या होगी? ये मैंने तुम्हें निकाल के बताइए, मैंने तुम्हें वैसे बताइए, इसको तुम नोट मत करना,
इसको अपने नोट्स में नोट मत करना, मैंने तुम्हें निकालना सिखाया है कि इस तरीके से स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी उसका ओरिएंटेशन, उसका डिफरेंट ओरिएंटेशन ऐसे हो सकते हैं, उसके 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन बन सकते हैं इन स्पेस, उसके अलग अलग स्थानों पे। समझे बच्चों बात को? चले आगे। तो वेनेडियम +2 का निकालो बच्चों, शाबाश। वेनेडियम +2 निकालो जल्दी फटाफट। वेनेडियम +2 निकालो। चलते हैं फिर आगे। चलो बच्चों, अब मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूं। अब मैं ओरिजिनल में अब शुरुआत हो रही है जमलोव्स्की डायग्राम की आगे की तरफ। ये एक ग्राउंड स्टेट में एक मॉलिक्यूल पड़ा है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में है, जो कि निम्नतम ऊर्जा स्तर में ग्राउंड स्टेट में पड़ा है। इन्होंने 1 फोटोन एनर्जी को गेन करेगा और अलग अलग एनर्जी लेवल्स की फॉर्मेशन करेगा, ऊर्जा स्तर में जाएगा, हमें नहीं पता, वो बाद में जाएगा। आई एम स्पीकिंग अबाउट कि ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में जाएगा और हम उसकी बात करने जा रहे हैं, है ना। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की हम बात कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं अपने यहां पर कि अगर मैं इस 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो पेयर फॉर्म में है इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट करूं, कैलकुलेट द स्पिन मल्टीप्लिसिटी इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें पड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में पड़े हैं। अगर मैं इनकी गणना करूं तो S1 की वैल्यू क्या है इसके लिए +12, S2 की वैल्यू क्या है, यानी S1 का मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, S2 का मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन की वैल्यू क्या है -12। अगर मैं टोटल स्पिन कैलकुलेट करूं ST इज इक्वल टू +12 इंटू माइनस प्लस कर देंगे इसको, तो ये क्या होगा +12 और -12 आपस में कट हो जाएंगे, तो ST की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी टोटल स्पिन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब इसको मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी के फॉर्मूले में पुटअप कर दूंगा। 2 हमें पता है कि 2s+1 होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला, तो इसकी रखूंगा 2 × 0 + 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2 × 0 0 एंड +1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ग्राउंड स्टेट की वैल्यू क्या होती है 1 होती है 1। तो 1 से मतलब क्या है आपको समझा दूं बच्चों कि 1 से मतलब क्या है कि जहां पर आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या मिली है इन द ग्राउंड स्टेट, क्या मिली है बच्चों, क्या मिली है 1 मिली है। वो भी कैसी, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में जो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े थे उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या आई है 1 आई है। तो इसका मतलब हमें 1 आई, इसका मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी की लैंग्वेज बोलेंगे हमें एक सिंगलेट मिला है, वो भी ग्राउंड स्टेट में। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा बच्चों, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम होगा ग्राउंड सिंगलेट स्टेट। क्या बोलेंगे इसको, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट, यानी एक से सिंगलेट और स्टेट से स्टेट। ग्राउंड मतलब ग्राउंड, ये ग्राउंड फॉर्म में है, यानी इसका मतलब होगा मूल एकक अवस्था हमें प्राप्त होती है बाय जमलोव्स्की डायग्राम। एकक अवस्था, मूल एकक अवस्था, जिसको अपने S से रिप्रेजेंट करेंगे, S है ना, सिंगलेट मतलब S। हमें एक ग्राउंड स्टेट मिल गई पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए। अब अपने कंडीशन लगाते हैं बच्चों, 2 कंडीशन है आपके पास। आप क्या कर चुके हो, ग्राउंड स्टेट के लिए हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी काउंट कर चुके हैं। सिंगलेट ग्राउंड स्टेट हमें मिल चुका है, यहां पर भी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट हमें मिल चुका है। मैंने दोनों अलग अलग पेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, जिसके अंदर एक पेयर अलग है और जिसके अंदर एक पेयर अलग है। 2 अलग अलग मैंने पेयर लिए हैं, मैंने समझाने के लिए, किसको समझाने के लिए, इस डायग्राम को समझाने के लिए, जमलोव्स्की डायग्राम को बताने के लिए मैं अलग अलग 2 पेयर ले रहा हूं। मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने 1 फोटोन एनर्जी को गेन किया, 1 फोटोन ऊर्जा को ग्रहण किया। 1 फोटोन एनर्जी गेन करते ही दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चले गए, और दोनों की कंडीशन क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दोनों के दोनों आपस में पैरेलल फॉर्म में समानांतर हैं, दूसरे के समदश हैं, मतलब दोनों के दोनों पैरेलल आ गए। अब ऐसा हो गया, मतलब ऐसा कुछ हुआ कि इन्होंने एनर्जी को गेन किया और दोनों पैरेलल फॉर्म में आ गए। और सेकंड केस में क्या हो, केस फर्स्ट में तो ये बात होगी, सेकंड केस में क्या हुआ कि उन्होंने 1 फोटोन एनर्जी को गेन करते ही दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी पैरेलल फॉर्म में आ गए, प्रति समानांतर फॉर्म में आ गए। तो दोनों की अवस्था अलग अलग है, दोनों की कंडीशन अलग अलग है, दोनों की ओरिएंटेशन अलग अलग है, दोनों के अभिविन्यास बच्चों अलग अलग हैं। तो हमें दोनों के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करनी है। कैसे निकालेंगे बच्चों, अगर मैं इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालूं, इसके लिए निकालूं बच्चों, इसके लिए मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करूं तो कैसे करूंगा, आपके सामने फॉर्मूला पुट करता हूं। इसके लिए S = इसकी पहले स्पिन की वैल्यू निकालो, तो S1 की वैल्यू क्या आएगी +12, S2 की वैल्यू क्या आएगी +12। अगर मैं टोटल स्पिन की वैल्यू निकालूं ST =
प्लस हाफ प्लस फिर प्लस हाफ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1 आ गई बच्चों। अब इस वैल्यू को मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाले फॉर्मूले में पुटअप कर देता हूं। मैंने पुटअप किया तो 2 इंटू 1 प्लस 1 तो 2 प्लस 1 तो क्या आ गई बच्चों? 3 आ गई। क्या आ गई? 3। अगर मैं इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करूं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करूं, तो यहां पर S1 की वैल्यू क्या है? S1 की वैल्यू क्या है बच्चों? S1 की वैल्यू क्या है? माइनस हाफ, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। और S2 की वैल्यू क्या है? प्लस हाफ, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। अगर मैं टोटल स्पिन को कैलकुलेट करूं तो वैल्यू क्या आएगी? S1 प्लस S2 यानी माइनस हाफ प्लस प्लस हाफ, ये कट हो जाएंगे और वैल्यू आ जाएगी 0। जब वैल्यू 0 आती है तो इसको पुटअप कर दो फॉर्मूले के अंदर, 2s+1 वाले फॉर्मूले में 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू 0 0 इज 1 आ गया। इसका मतलब यहां पर वैल्यू जो आती है, इसके लिए जो वैल्यू आती है वो आती है 1, इसके लिए जो वैल्यू आती है वो आती है 3। तो नाम में ये भी एक्साइटेड स्टेट में, ये भी एक्साइटेड स्टेट में है। समझ आई बच्चों बात? ये भी क्या है? एक्साइटेड स्टेट में है, वो भी एक्साइटेड स्टेट में है। अगर अपने इसका नाम रखे तो क्या रखेंगे? इन दोनों एक्साइटेड स्टेट का नेम क्या रखेंगे बच्चों? वो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं। इसका नेम जो आएगा बच्चों, इसके ये हमें क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। इसकी मल्टीप्लिसिटी, स्पिन बहुलकता, चक्रण बहुलकता 3 आ गई। तो ये एक्साइटेड स्टेट में है। इसका नाम क्या पड़ेगा बच्चों? इसका नाम पड़ेगा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट क्या बनेगा? ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट यानी त्रिक उत्तेजित अवस्था। इसका नाम क्या पड़ेगा? सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि एक सिग्नल मिल रहा है तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हिंदी में बोलेंगे एकक उत्तेजित अवस्था। एकक उत्तेजित अवस्था। समझे बच्चों बात को? एक उत्तेजित अवस्था। बच्चों ऐसे क्या होता है कि बहुत सारी हमें अवस्थाएं मिलती हैं। जैसे मान लो कि आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को गेन कर रहे हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? एनर्जी को गेन कर रहे हैं, 1 फोटोन एनर्जी को। और इसमें बहुत सारी हमें सिंगलेट स्टेट मिलती हैं, काफी सारी S1, S2, S3, ऐसे हमें बहुत सारी ट्रिपलेट स्टेट मिलती है। इसको ना बच्चों एक बात और, जो मैंने बताया आपको कि सिंगलेट स्टेट मिलती है बहुत सारी, सिंगलेट स्टेट को अपने S से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिपलेट स्टेट को अपने T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें बहुत सारी सिंगलेट स्टेट मिलती हैं। एक तो मिलती है ग्राउंड स्टेट में, जहां पर उसकी S की वैल्यू 0 होती है, तो S की 0 इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट यानी 0 स्टेट पे। और बहुत सारी मिलती हैं S1, S2, S3। इस तरीके से हमें T1, T2, T3 काफी ट्रिपलेट और काफी सिंगलेट स्टेट्स मिलती हैं जब वो एनर्जी को गेन करता है। जो जो उसमें चेंजेस आते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल है जब वो किसी 1 फोटोन एनर्जी को गेन करता है, 1 क्वांटा एनर्जी को गेन करता है, ग्रहण करता है, तो उसमें जो जो परिवर्तन, जो जो चेंजेस आते हैं, जो जो ट्रांजिशन होते हैं वो इस टाइप्स के होते हैं, S1, S2, S3 यानी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। ये भी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ये भी सिंगलेट एक्साइटेड। लेकिन ये क्या है? फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, यानी फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ये टर्शरी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। T1 का मतलब क्या है? T1 का मतलब है फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंडरी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, टर्शरी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। यानी हिंदी में बोले तो इसका मतलब क्या है कि प्रथम त्रिक उत्तेजित अवस्था, द्वितीय त्रिक उत्तेजित अवस्था, तृतीय त्रिक उत्तेजित अवस्था। इसका मतलब क्या बनेगा? प्रथम एकक उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित एकक अवस्था, तृतीय उत्तेजित एकक अवस्था। अलग अलग ये सारी अवस्थाएं मिलती हैं हमें। उन अवस्थाओं के बारे में बच्चों बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी अलग अलग अवस्थाएं बनती हैं। जैसे ये मान लो बहुत सारी अवस्थाएं बन गई, इसी से हमारा जैमलोव्स्की डायग्राम बनी। जैसे मान लो कि ये है अपनी S0, है ना, इसमें बहुत सारी क्या बन गई? ये बन गई S1, ये बन गई S2, ये बन गई S3, और इसमें बन गई एक ये बन गई T1, ये बन गई T2, ये बन गई T3, है ना। T1 और T2, T0 नहीं बनती, S0 बनती है, क्योंकि S0 में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ट्रांजिशन करेंगे एनर्जी को ऑब्जर्व करके, S0 से S1 तक, S0 से S2 तक, S0 से S3 तक, इस तरीके से ट्रांजिशन करेंगे, है ना।
इस तरीके से ट्रांजिशन होगी इसके। तो ये अलग अलग लेवल्स बन गए, अलग अलग लेवल्स ऐसे बनते हैं बच्चों। एक सिंपल सी बात बता दूं आपको, इसका नाम क्या रखा है S1 का, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगुलर स्टेट, प्रथम उत्तेजित एकक अवस्था। S2 का मतलब सेकेंडरी एक्साइटेड सिंगुलर स्टेट यानी द्वितीय उत्तेजित एकक अवस्था। टर्शरी एक्साइटेड सिंगुलर स्टेट यानी तृतीय उत्तेजित एकक अवस्था। फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट T1 को बोलेंगे प्रथम उत्तेजित त्रिक अवस्था, और T2 को बोलेंगे सेकेंडरी एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट यानी द्वितीय उत्तेजित त्रिक अवस्था, और टर्शरी को बोलेंगे टर्शरी एक्साइटेड उत्तेजित ट्रिपलेट स्टेट यानी उसको क्या बोलेंगे अपने, तृतीय उत्तेजित त्रिक अवस्था बोला जाएगा। बच्चों यहां तक समझ में आया सारा, यहां तक इस तरीके से लेवल्स बनते हैं। अब आपको एक बात बताता हूं मैं कि ट्रिपलेट स्टेट जो होती है ना, उसकी एनर्जी सिंगलेट स्टेट से अलग कम होती है, लेस देन होती है। सिंगलेट स्टेट की जो एनर्जी होती है वो ग्रेटर देन होती है ट्रिपलेट स्टेट से। ऐसा क्यों बच्चों, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी, ऐसा क्यों होता है। हाँ एक बात और, ये जो सिंगलेट स्टेट है ना, ये इसके कोरस्पोंडेंस से इसके जो कोरस्पोंडेंस जो उसकी संगत है, यानी सिंगलेट स्टेट प्रथम ट्रिपलेट स्टेट से ही क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, ज्यादा होगी। ऐसा नहीं तुम बोल सकते कि सर S1 की वैल्यू T3 से ज्यादा है, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसके कोरस्पोंडेंस S1 की वैल्यू T1 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। S2 की वैल्यू जैसे लिखा ना, एनर्जी ऑफ S2 यानी एनर्जी ऑफ सेकेंडरी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होगी वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंडरी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से एनर्जी से मैक्सिमम होगी। ऐसा क्यों बच्चों, मुझे जल्दी बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में, आपका टाइम हो रहा है आगे का। मैंने आपको बेसिक क्लियर करवा दिया, इस तरीके से हमारा बेसिक क्लियर हुआ। आगे जब हम उसकी डायग्राम बनाएंगे कैसे बनता है, हमने मोटे मोटे रूप में हमने इसका बेसिक सीख लिया कि इस तरीके से ये एक्साइटेड स्टेट बनती है ना। अगर इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट कर लें और उसके अलग अलग ओरिएंटेशन को देखें तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लेवल्स बनाता है अपने, इस तरीके से अपने ओरिएंटेशन रखता है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है ये मॉलिक्यूल जो है एनर्जी को गेन करेगा तो इस तरीके से ये अपने ओरिएंटेशन को डिसाइड करेगा, अभी विन्यास को स्पेस के अंदर इन स्थानों के अंदर अपने आप को सेट करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की सेटिंग, इलेक्ट्रॉन का तरीका, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन जो समझाता है वो जम्बरोव्स्की समझाता है कि कैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, कैसे S1 बनेगा, कैसे S2 बनेगा, कैसे S3 बनेगा, कैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके S1 में सेट होगा, कैसे वो S2 में जाएगा, कैसे वो S3 में जाएगा, कैसे S3 से T3 में आएगा, कैसे वो T2 में आएगा, कैसे वो T1 में आएगा। सारी प्रोसेस को हुई जम्बरोव्स्की ने समझाया। हमें लेवल बनाने आगे हैं, आगे जम्बरोव्स्की को कल एक्सप्लेन करेंगे। तो मुझे ये बताओ कि ES1 की वैल्यू ET1 से मैक्सिमम क्यों होती है, ES3 की वैल्यू ET2 से ज्यादा क्यों होती है। बच्चों कारण है, आपको पता है कि सिंगलेट स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, सिंगलेट स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, एंटी पैरेलल होते हैं, और एंटी पैरेलल फॉर्म। और जो ट्रिपल स्टेट में, जो ट्रिपलेट स्टेट में दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं पैरेलल फॉर्म में। तुम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन सी स्टेट में रिपल्शन फोर्स मैक्सिमम लगेगा, प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगेगा। जल्दी बताओ बच्चों, टाइम हो रहा है आपकी क्लास का, जल्दी बताओ फटाफट। रिपल्शन फोर्स कहां लगेगा मैक्सिमम, जब ये आमने सामने टकराएंगे तब, या ये जो पैरेलल फॉर्म है तब। बच्चों ये तो पैरेलल फॉर्म में है, ये आगे आगे ये पीछे पीछे, ये आगे आगे ये पीछे पीछे, तो यहां पर तो रिपल्शन फोर्स लगेगा ही नहीं। मान लो आप एक बाइक चला रहे हो, पीछे आपके बच्चे एक और बाइक चला रही है, वो पीछे पीछे बाइक लेके आ रही है और आपकी कोई टक्कर नहीं हो रही। जब तक आपकी कोई टक्कर नहीं हो रही, कोलिजन नहीं हो रहा, तब तक आपके अंदर कोई रिपल्शन फोर्स, आपको कोई गुस्सा नहीं आएगा। एक बच्ची सामने से आ रही है और एक बच्ची एक सामने से हो आ रही है, आपस में टकरा गए, एकदम से दूर जाके गिरे, तो काफी गुस्सा आया दूसरे को, काफी हाई रिपल्शन फोर्स में चलेगी, वो प्रतिकर्षित किया टिका करके उन्होंने। समझाई बच्चों बात। तो जब इलेक्ट्रॉन स्पिन आमने सामने होते हैं, एंटी पैरेलल फॉर्म में होते हैं, तो एक दूसरे को काफी रिपेल करते हैं, बहुत ज्यादा प्रतिकर्षित करते हैं। और आपको पता है कि हाई रिपल्शन जो होता है, जब वो हाई रिपल्शन फॉर्म में होते हैं तब वो उसकी स्टेट जो होती है वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा उच्च ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, दे रिपेल टू ईच अदर, जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो वो उच्च ऊर्जा या हायर एनर्जी में चले जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे को रिपेल करते हैं उसके कारण उनकी एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। समझाइए बच्चों बात। इसीलिए एंटी पैरेलल फॉर्म की जो स्टेट बनती है, जैसे कि सिंगलेट स्टेट बनती है एंटी पैरेलल फॉर्म में, अगर आप इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी चक्रम बलुता निकालें तो इसकी एनर्जी जो है, इसकी वैल्यू जो है वो बनती ES1। और ES1 यानी प्राइमरी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होगी वो प्राइमरी
ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से मैक्सिमम होगी ड्यू टू रिपल्शन फोर्स, ड्यू टू हाई रिपल्शन फोर्स। तुमने ये रीजन समझा कर गया ना एग्जाम में, ड्यू टू हाई रिपल्शन फोर्स ऐसा होता है, इसीलिए इसके पर होगा इसके कोरस्पोंडेंस, इसके संगत वाली की ES1 इज ग्रेटर देन ET1, T1 से S1 है ना, तो S2 की T2 से, S3 की T3 से। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि S2 की S3 से, S2 की T3 से ना, उसके तर्कसंगत, उससे कोरस्पोंडेंस ही मैक्सिमम होगी। इस तरीके से मैंने आपका बेस क्लियर किया बच्चों। आज का क्लास की डायग्राम हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू राइट, आज उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम जैबलोव्स्की डायग्राम का बेसिक हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था कि जैबलोव्स्की डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है, कैसे बनाना है, उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। वो करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके 5 मार्क्स का हर एग्जाम में आता होता है, तो इस क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है, इसलिए मैं आपको डीपली करवा रहा हूं। मैंने वो जैबलोव्स्की डायग्राम कैसे, हाउ टू ड्रॉ, कैसे बनाना है, पूरी बात आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी जैबलोव्स्की डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं, अपने कुछ फोटो केमिस्ट्री में बात जानते हैं। आपको वी नो दैट, हम जानते हैं कि फोटो, देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, कोई भी दुनिया में कोई भी प्रोसीजर होते हैं, कोई भी मेथड होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। फोटो केमिस्ट्री में 2 टाइप्स के प्रोसेस होते हैं जो कि हम पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। विच वन इज फोटोफिजिकल प्रोसेस, प्रकाश भौतिक प्रक्रिया, एंड सेकंड वन फोटो केमिकल प्रोसेस यानी प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया। विच इज फोटोफिजिकल प्रोसेस, प्रकाश भौतिक प्रक्रिया क्या होती है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन के अंदर, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। फोटोफिजिकल प्रोसेस क्या होती है बच्चों, फटाफट चैट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर क्या होती है, व्हाट इज फोटोफिजिकल प्रोसेस, प्रकाश भौतिक प्रक्रिया क्या होती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों, कोई भी रिएक्टेंट जब 1 फोटोन की एनर्जी को गेन करता है, 1 फोटोन की एनर्जी को गेन करके 1 लाइट की एनर्जी को गेन करके, और ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, और आफ्टर एक्साइटेशन, अगर ये एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद, ये रिएक्टेंट उत्तेजित अवस्था में आने के बाद अगर ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ना करे और रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट हो जाए, ये अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाए, है ना, अगर ये रिएक्टेंट में की पुनः अपनी रिटर्न हो जाए अपनी इनिशियल स्टेट के अंदर, और वो HNU को 1 फोटोन एनर्जी को रीएमिट कर दे, पुनः उत्सर्जित कर दे, तो ऐसे फिनोमिना में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं आता। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं प्रकाश भौतिक प्रक्रिया, फोटोफिजिकल प्रोसेस। मतलब इसमें हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि ये रिएक्टेंट आएगा, एनर्जी को गेन करेगा, कौन सी एनर्जी को, लाइट रेडिएशंस को, यानी प्रकाशीय विकिरणों को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि ये रिएक्टेंट जो होगा एक्साइटेड स्टेट में आएगा, और एक्साइटेड स्टेट में आते ही फटाफट क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रीएमिट करके ये रिएक्टेंट कोई की उसी फॉर्म में वापस रिटर्न लौटाएगा। हाँ, तो इसको बोलते हैं फोटोफिजिकल प्रोसेस। एक आता है फोटोकेमिकल प्रोसेस। फोटोकेमिकल में क्या होता है कि कोई भी रिएक्टेंट है वो 1 फोटोन की एनर्जी को गेन करेगा और एक्साइटेड स्टेट में आएगा। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि वो तैयार है, वो प्रिपेयर है प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर उसको थोड़ी सी एनर्जी और मिली तो वो फटाफट क्या होगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रोडक्ट के अंदर चेंज होते ही इसके सारे बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ब्रेकडाउन हो जाएंगे, और न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, और केमिकल चेंज आ जाएगा, पूरा का पूरा रासायनिक परिवर्तन आ जाएगा। और ऐसे फिनोमिना को फोटोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर आप ये बात क्यों बता रहे हो, इसका मेन कारण क्या है बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका जैबलोव्स्की डायग्राम से क्या रिलेशन है, जैबलोव्स्की डायग्राम से क्या संबंध है, इसका अभी बताने वाला हूं। आपको ये बात पता है कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो होती है ना, सारी की सारी केमिस्ट्री, मैं एक बात कहता हूं कि हमेशा ये बात बोलता हूं कि आप ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, सारी की सारी केमिस्ट्री को आप इलेक्ट्रॉन के लेन देन के हिसाब से समझा सकते हैं। ये बिना जो ब्लडी इलेक्ट्रॉन है, आप सारी बातें, मैं ये वादा करता हूं, ये चैलेंज करता हूं कि पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, कि इलेक्ट्रॉन कौन रिमूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है। तो सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द घूमती है, ऑल प्रॉपर्टी। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो, अगर ये इलेक्ट्रॉन जाता है शेयरिंग में, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है,
कौन सा बॉन्ड बनता है शेयरिंग में? शेयरिंग बनता है सह संयोजक बंध, यानी कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करता है, कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है अपने अंदर से, वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है और क्या बना रहा है? ए पॉजिटिव बना रहा है। और एक बी एक एटम है जो वन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और बी नेगेटिव बना रहा है। मतलब पूरा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए ने पूर्णतः इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, बी ने पूर्णतः इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। मतलब ए ने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, बी ने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। आफ्टर गेनिंग, आफ्टर रिमूवल क्या बना? आयंस बने। और आयंस में क्या बनते हैं? कौन से बॉन्ड बनते हैं? आयनिक बॉन्ड बनते हैं। हालांकि मैंने पूरा ब्रीफली बता रहा हूं आपको, तो सारा कहानी जो है ना, पूरी केमिस्ट्री जो है इलेक्ट्रॉन के लेन देन पे घूमती है ना। अब आपको बताता हूं कि दो तरीके होते हैं इलेक्ट्रॉन की जो है ना। इलेक्ट्रॉन पहले क्या करता है? या तो अपने आप को गेन करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, या इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। जो टू मेथड्स टू टेक प्लेस द केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए टू मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है कोलिजन मेथड, जिसको बोलते हैं टक्कर विधि। कोई भी ए रिएक्टेंट है, कोई भी बी रिएक्टेंट है, कोई भी ए अभिकारक है, कोई भी बी अभिकारक है, ये आपस में पास आएंगे, इनमें कोलिजन होगा और थोड़ी सी मैं यहां से क्या दूंगा? हीट दूंगा। हीट क्यों दूंगा? थर्मल एनर्जी दूंगा, मतलब उष्मा दूंगा। इसको उष्मा दूंगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स, ये जो अणु है, ये जो परमाणु है, ये जो एटम्स है, धीरे धीरे पास आना शुरू हो जाएंगे और इनमें टक्करें होंगी। टक्कर की एनर्जी कहां से मिली? यहां से जो आपने हीट दी है इसको, और इनमें कोलिजन होगा और रैंडमली कोलिजन होगा बच्चों, पूरा कंप्लीटली कोलिजन होगा। और जब कोलिजन होगा तो इसमें क्या बन जाएगा? ये पी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा? ये ए प्लस बी जब इससे हीट गेन करेंगे, दोनों के दोनों एक्साइटेड स्टेट में आएंगे और दोनों के दोनों आपस में कोलाइड होकर के, कोलिजन करके, टक्कर कर करके पी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देंगे। इस तरीके से बाय कोलिजन मेथड क्या होता है? एक क्या होता है बच्चों? एक क्या बनता है? एक फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? पी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। मान लो कोई भी आर रिएक्टेंट है, उसके पास इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी के बाद जैसे उसको हीट दी तो उसने इतनी एनर्जी को गेन किया। इतनी एनर्जी को गेन करके इस पाथ को ट्रेवल करने के बाद, इस बैरियर को क्रॉस करने के बाद वो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और प्रोडक्ट की एनर्जी जो होती है वो डाउन होती है। आपको पता है, तभी तो वो प्रोडक्ट बनता है, तभी तो वो स्टेबल होता है, तभी तो वो स्थायी होता है। इस तरीके से आर रिएक्टेंट से पी प्रोडक्ट बनता है। इस तरीके से अभिकारक से पी उत्पाद बनता है। यानी इस बैरियर को ट्रेवल करना होता है। ये बैरियर क्या होता है? एक रिक्वायर्ड एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, यानी सक्रियण ऊर्जा, द रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिएक्टेंट चेंज टू प्रोडक्ट, है ना। किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है, आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा जो होती है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये कहने का मतलब ये है, कोई भी रिएक्टेंट है वो थर्मल एनर्जी को गेन करेगा और थर्मल एनर्जी को गेन करते ही एक्साइटेड स्टेट में आएगा, इनमें कोलिजन्स होंगी और कोलिजन्स होते ही P4 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो तरीका ये है कोई भी प्रोडक्ट बनाने का, एक तो तरीका ये है। लेकिन इसमें चक्कर पता क्या होता है? एज्यूम दैट, माना कि एक हाइड्रोजन है, एक Br2, एक Cl2 है। मैं चाहता हूं कि ये Br2 के तीन मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। कोई भी एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन भी पड़ा है, Br2 ब्रोमीन भी पड़ी है और Cl2 क्लोरीन भी पड़ी है। मैं चाहता हूं, सिलेक्शन करना चाहता हूं, मैं सिलेक्टिविटी चाहता हूं, मैं चयन चाहता हूं कि ओनली फॉर हाइड्रोजन और ब्रोमीन ही रिएक्शन करे, ये Cl2 रिएक्शन ना करे। तो ऐसा क्या करूं? मुझे चाहता हूं कि मैं 2HBr की फॉर्मेशन हो जाए, लेकिन ये तीनों साथ बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ H2 और Br2 रिएक्शन करे, Cl2 ना करे। इसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी, इसको बोलते हैं चयनात्मकता। यानी आपको सिलेक्टिविटी डिसाइड करनी है। क्या सिलेक्टिविटी थर्मल एनर्जी से आप दे सकते हो क्या? जो मैंने आपको पहला मेथड बताया है कि पहले मेथड में क्या देते हैं आप इसको हीट देते हो। मैंने इसको हीट देनी शुरू की, उष्मा देनी शुरू की, लेकिन उष्मा देने से इसमें आप सिलेक्टिवली, आप चयनात्मक रूप से हाइड्रोजन, ब्रोमीन, Cl2 की रिएक्शन नहीं करवा सकते। मतलब आप नहीं करा सकते कि अगर आपने इसको हीट दी तो ये तीनों के तीनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट लेंगे और तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, टक्कर करेंगे और तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? रिएक्टेंट एक्साइटेड स्टेट में जाकर के P4 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। यहां पर सिलेक्टिविटी फेल हो जाती है। कौन से मेथड में? थर्मल मेथड में। उष्मीय विधि के अंदर चयनात्मकता आप निर्धारित नहीं कर सकते, सिलेक्टिविटी नहीं डिसाइड कर सकते। इसीलिए फोटो केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट आया। फोटो केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर, मान लो एक हाइड्रोजन है, एक Br2 है और एक Cl2 है।
ये ना ये पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ये भी पर्टिकुलर कोई डिफरेंट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ये भी कोई पर्टिकुलर अलग अलग वेवलेंथ वाली तरंग दैर्ध्य वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर इसको इतनी लाइट दें तो ये हाइड्रोजन जो है एक्साइटेड स्टेट में आएगा। अगर बीआरटी को मैं इतनी लाइट दूं, मतलब इतनी क्वांटिटी वाली लाइट दूं, इतनी वेवलेंथ वाली लाइट दूं, इतना रेडिएशन दूं, तब जाकर के बीआर2 जो है वो एक्साइटेड स्टेट में आएगा। इट मींस मैं पर्टिकुलर डिफरेंट लाइट रेडिएशन देने पर मैं दोनों को H2 और बीआर2 को डिफरेंट पर मैं क्या कर सकता हूं, इसको लाइट रेडिएशन देने पर पर्टिकुलर चीज को सिलेक्टिविटी एक्टिवेट करवा सकता हूं। फोटोकेमिस्ट्री में ये रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि फोटोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली करते क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना चाहिए। जब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। जब तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा तब तक उस केस में मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब इसको एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, ब्रोमीन को एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी दे देते हैं, जो कि Cl2 से मैच नहीं करती। तो Cl2 वहीं का वहीं रह जाएगा, क्योंकि Cl2 एक्साइटेड स्टेट में जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने Cl2 जैसी एनर्जी दी नहीं किसी को, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये जो है ना, ये जो दोनों के दोनों हाइड्रोजन Cl2 है, एक पर्टिकुलर एनर्जी गेन करके, पर्टिकुलर एनर्जी मतलब यानी पर्टिकुलर रेडिएशन एनर्जी को गेन करके, यानी प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करके ये पर्टिकुलर क्या करते हैं, एक्साइटेड में चले जाते हैं और P4 प्रोडक्ट बनाते हैं। इससे क्या होती है, सिलेक्टिविटी आ जाती है। सिलेक्टिविटी समझ आई बच्चों बात, सिलेक्टिविटी, और सिलेक्टिविटी से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बड़ी अच्छी होती है और फायदा मिलता है हमें। तो फोटोकेमिस्ट्री का हमें ये फायदा मिलता है, समझ आई बात। तो अगर मैं बात करूं कि फोटोकेमिस्ट्री विंस द ओवर थर्मल रिएक्शन बिकॉज फोटोकेमिस्ट्री एनहांस द सिलेक्टिविटी, फोटोकेमिस्ट्री एनहांस करती है सिलेक्टिविटी को। तो आप जिस पर्टिकुलर स्पीशीज को चाहो उसी को एक्टिवेट करवा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन, आपको यह पता होना चाहिए कि उसको एक्टिवेट करवाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। बच्चों ये बात समझ में आई। अब मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल है वो पेयर फॉर्म में है, कैसी फॉर्म में है, वो पेयर फॉर्म में है। पेयर का मतलब होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो जोड़े के रूप में पड़ा है, या जोड़ा मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन तो पड़ा है ये वाला क्लॉकवाइज, एक पड़ा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। दोनों के दोनों अपने विपरीत दिशा में पड़े हैं और पेयर फॉर्म में पड़े हैं, है ना, पेयर फॉर्म में। अगर मैं इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करूं, अगर मैं इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी को काउंट करूं, बच्चे कहते हैं सर स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती क्या चीज है, ये मैं पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं बच्चों। स्पिन मल्टीप्लिसिटी चक्रण बहुलकता क्या होती है, द नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द टोटल स्पिन ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल, किसी अणु या परमाणु के कुल चक्रणों के संभावित स्थानिक अभिविन्यासों की संख्या ही चक्रण बहुलकता कहलाती है। स्टूडेंट्स, एवरी सिस्टम वांट्स मोर रेंडमनेस, मोर ओरिएंटेशन, मोर मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि आपने हुंड के नियम पढ़े हो, हुंड में ये बोलता है कि अगर ये p ऑर्बिटल है, इसके अंदर आपको 3 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। जब हम छोटे होते थे इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है तो हम क्या करते थे कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहां भर। सर ये मैंने सही किया क्या, नहीं किया, गलत किया। यहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी डाउन आ गई, मतलब स्पिन की मल्टीप्लिसिटी यानी चक्रण की बहुलता कम है। यहां पर स्पिन के मैक्सिमम ओरिएंटेशन नहीं बन सकते। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम है। अगर मैं यहां क्या करता हूं कि इसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन भरता हूं, यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन भरता हूं, यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन भरता हूं, तो डिफरेंट टाइप्स के ओरिएंटेशन बन सकते हैं। कभी ये इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, कभी ये इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, कभी ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, कभी इलेक्ट्रॉन यहां, मतलब अदला बदली चेंज इलेक्ट्रॉन का चलता रहता है। मतलब डिफरेंट टाइप्स की ओरिएंटेशन बनते रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्थानिक अभिविन्यास, मतलब ये स्थान अपना चेंज करते रहते हैं। इन स्थान को चेंज करने से अपना डिफरेंट और स्पेशल ओरिएंटेशन बनाने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और सिस्टम मोर स्टेबल होता है। इसीलिए जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई होगी वो लो एनर्जी का होगा एंड स्टेबल, मोर स्टेबल होगा। जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी ना बच्चों, वो मैक्सिमम स्टेबल होगा एंड लो एनर्जी लेवल वाला होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना कभी यहां आ रहा है, कभी यहां जा 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 रहा है, मतलब अपने स्पेस को बार बार चेंज कर सकता है। इट मीन उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई है। इस वाले केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी डाउन है, समझे बात को। तो हुंड ने ये बात बोली थी, इसीलिए तो
ईच एंड एवरी ऑर्बिटल के अंदर वन इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। बच्चों हर लाइन में कॉन्सेप्ट है, हर लाइन में बात है, हर लाइन में बेसिक बात है, बस आप सीखने वाले बनो। स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? 2s+1। एस का मतलब क्या होता है? स्पिन का मतलब होता है हाफ या हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, यानी अगर वो घूम रहा है क्लॉकवाइज तो होगा प्लस हाफ, अगर वो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होगा? माइनस हाफ। समझे आप बच्चों बात को? तो इस तरीके से बात करने आ रहे हैं। अगर मैं इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी को काउंट करूं तो s इक्वल टू क्या आ रहा है? 2s+1। s की वैल्यू क्या है? यहां पर s की वैल्यू निकालो। s की वैल्यू है s1 यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, s2 मतलब सेकंड वन इलेक्ट्रॉन के लिए, s1 का मतलब होता है प्लस हाफ और उसका होता है माइनस हाफ, यानी प्लस माइनस माइनस। अगर इसको सॉल्व करें तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 की वैल्यू यहां पुटअप कर दो। 2 इंटू 0 कितना होता है? 0 एंड प्लस 1 तो कितना आया? तो वैल्यू आ गई इसकी 1। मतलब हमें यहां पर 1 का मतलब यहां पर हमें क्या मिलती है? सिंगलेट ग्राउंड स्टेट मिलती है, जिसको मैं s नोट से डिफाइन करता हूं, s0 से लिखता हूं। 0 मतलब होता है ग्राउंड, एस का मतलब सिंगलेट स्टेट। क्या मिलती है बच्चों? इसको मैंने सिंगलेट स्टेट दे दिया और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पड़े हैं। देखो मैंने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां बना दिया। ओके, तो इस तरीके से हमें यहां पर सिंगलेट ग्राउंड स्टेट मिलती है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट मिलती है। हाँ, ओके। अब बच्चों एक बात तुम्हें बताता हूं मैं, हुआ क्या? लाइट की एनर्जी आई, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर लाइट रेडिएशन क्या हुए? इंसिडेंट हुए, प्रकाश की विकिरणें आपतित हुई और एक स्पेसिफिकली लाइट को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। इस दोनों इलेक्ट्रॉन में एक स्पेसिफिक लाइट को एब्जॉर्ब करने की पावर है। अगर इसको वो स्पेसिफिक लाइट मिलती है, अगर वो स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट इसको दी जाती है, अगर उसने स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो नो डाउट इनमें से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। मान लो कि इसमें वन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। मान लो मैं ये बोलता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन जिस फॉर्म में पड़ा था उसी फॉर्म में ये एक्साइटेड स्टेट में ऐसे कैसे चला गया। ये अब ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं रहा, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां नहीं बचा, ये इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे जो है एक्साइटेड स्टेट में चला गया। मतलब जैसा इसका यहां पर स्पिन था उसी स्पिन में ये चला गया। अगर मैं अब इसकी एक्साइटेड स्टेट में इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालूं तो बिल्कुल सेम आई, क्योंकि जैसे इस फॉर्म में जैसे यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जिस स्पिन में था उसी स्पिन में ये इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे चला गया। इसका मतलब इसकी स्पिन में कोई चेंज नहीं आया, तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन चेंज कहां आया? चेंज ये आया कि ये जो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में पड़ा था ये चला गया एक्साइटेड स्टेट के अंदर, है ना। लेकिन इन दोनों की जो स्पिन है वो एंटी पैरेलल है, यानी प्रति समानांतर है। एक तो ऐसे है, देखो एक तो ऐसे और एक ऐसे है, दोनों दो स्पिन कैसे है? एंटी पैरेलल है। और एंटी पैरेलल के अंदर अगर मैं इसकी काउंट करूं, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी काउंट करूं, बच्चों ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे कैसे यहां रख दिया मैंने और ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं ऊपर ले गया, है ना। आपको ये बात समझ में आ रही है बच्चों? कोई डाउट मत पालना मन में। आपको मैं बड़ी आराम से फटाफट करवा रहा हूं आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है और मैं कोशिश करूंगा कि आज जमलोस्की डायग्राम आपको कंप्लीट करवा दूं। उसके बाद लिखना कैसे, हाउ टू राइट, ये मैं बाद में बताऊंगा कि हाउ टू राइट, इसके नोट कैसे बनाए। आपने एक एक बात तो समझा तो दी, लेकिन इसको लिखे कैसे वो भी बताऊंगा, चिंता मत करना। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों आगे, ठीक है। अब मैं इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी को काउंट करूं तो S1 के लिए क्या आ गई? प्लस हाफ, ये वाले आ गई प्लस हाफ, और S2 के लिए क्या आ गई? माइनस हाफ, है ना। अब दोनों को अपने आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम रहेगी। प्लस हाफ और माइनस हाफ को इस फॉर्मूले में मैं पुटअप करूं, यहां मैंने पुटअप किया हुआ है, तो क्या वैल्यू आएगी? 0 वैल्यू आएगी। इसका मतलब 0 वैल्यू आएगी। 0 वैल्यू को यहां पुटअप करेंगे तो क्या आएगा? सिंगलेट आएगा। लेकिन सिंगलेट कौन सी आएगी? सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, जिसको मैं S1 से डिनोट कर, S0 से S1 हो गया। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जंप कर करके, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके उसी फॉर्म में ऐसे चला गया, है ना। ये इलेक्ट्रॉन उसी स्पिन में वैसे के वैसे जंप कर गया। इन दोनों के हिसाब से अगर मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी को काउंट करूं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई चेंज नहीं आया, है ना। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में चेंज नहीं आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। और एक्साइटेड स्टेट जो होती है हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है। ये या तो ये जो हाईली अनस्टेबल स्टेट है, या तो ये आगे क्या करेगा? P4 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी को ऑर्गेन करेगा, और ये क्या करेगा? ये
इलेक्ट्रॉन रेडी है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है रेडी है फॉर रिएक्शन, ये फटाफट क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा और P4 प्रोडक्ट बना लेगा। नहीं तो ये अपनी एनर्जी को रिलीज करता हुआ वापस आ जाएगा और अपने यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वापस अपनी एनर्जी को रिमूव करता हुआ उसी फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो दो तरीके हैं इसके पास, इसके बाद दो मेथड है, या तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी को और गेन करे और P4 क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे, उत्पाद बना दे, या फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी को रिमूव करता हुआ क्या आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बनती है सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, सॉरी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ये बनती है सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। अब मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन और एनर्जी को गेन करता है और इस वाली स्टेट में आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को गेन करता है और इस वाली स्टेट में आ जाता है, तो हमें क्या मिलती है, सिंगलेट सेकेंड सिंगलेट स्टेट मिल जाती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन और एनर्जी को गेन करके हायर लेवल पे चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, तो हमारे पास तृतीय यानी थर्ड सिंगलेट स्टेट हमें मिल जाती है। इस तरीके से हमें तीन बनानी है, बस ज्यादा नहीं बनानी। इस तरीके से हमें ये एक सिंगलेट फर्स्ट सिंगलेट स्टेट मिलती है, फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड वन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। यानी प्रथम ये क्या मिलती है हमें, प्रथम एकक उत्तेजित अवस्था, द्वितीय एकक उत्तेजित अवस्था, तृतीय एकक उत्तेजित अवस्था। ये हमें तीन से चार उत्तेजित अवस्थाएं मिलती हैं। ग्राउंड स्टेट से हम चले थे और यहां पर मिल गए हम हायर स्टेट एंड देन हायर स्टेट एंड देन हायर स्टेट। इस तरीके से हम मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्पिन में कोई चेंज नहीं आया, तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सभी में क्या मिलेगी, सिंगलेट 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 मिलेंगे, लेकिन एक सिंगलेट जो होगा वो होगा हायर स्टेट, उससे अगले वाला सिंगलेट जो होगा वो उससे हायर स्टेट होगा, और उससे अगले वाला जो सिंगलेट होगा, नेक्स्ट सिंगलेट जो होगा, वो हायर टू हायर स्टेट में वेरी करता रहेगा। और आपको बताया कि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये हायर एनर्जी लेवल है, और हायर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। ये फटाफट जाकर क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ये इलेक्ट्रॉन फटाफट क्या हो जाएगा, वापिस आ जाएगा। बच्चों यहां तक बात समझ में आई आपको, जल्दी बोलो फटाफट। ये मैंने तीन स्टेट बना दी, सिंगलेट स्टेट। अब होता क्या है बच्चों, सुनते जाना, साफ साफ ईमानदारी से सुनते जाना। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं फटाफट, बच्चों सुनते जाना एक बारी, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन, मान लो जब हुआ क्या कि इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन किया, इसको एनर्जी दी 1 फोटोन, ये इलेक्ट्रॉन फ्लिप करने के बजाय अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्लिप कर गया। मान लो ये इस तरीके से क्या होगा, फ्लिप कर गया। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और इसको मैंने एनर्जी दी और ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्लिप मार गया, ऐसे कर गया, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये साफ हो गया। ओके, तो अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एंटी पैरेलल से पैरेलल में कन्वर्ट हो गए, यानी प्रति समानांतर से समानांतर हो गए। दोनों की समानांतर, इसका मतलब दोनों का स्पिन चेंज हो गया टू ईच अदर। अगर दोनों का स्पिन चेंज होगा तो दोनों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी चेंज हो जाएगी। अगर इसकी मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी काउंट करूं तो S प्लस हाफ, और इसकी क्या आ जाएगी, माइनस हाफ आ जाएगी, है ना, सॉरी प्लस हाफ आ जाएगी दोनों की। अगर मैं दोनों को सम करूं तो क्या आएगा, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा क्या आएगा बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट। प्लस हाफ यानी 1 आ गया S की वैल्यू। अगर मैं S की वैल्यू यहां पुटअप करूं तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो यानी 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 1 यानी 3 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा, इसका मतलब मुझे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या मिलती है, यहां पर मुझे क्या सिग्नल मिलता है, यहां पर मुझे ट्रिपलेट सिग्नल मिलता है, ट्रिपलेट मिलती है। मतलब ट्रिपलेट की जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो हाई होती है कंपैरेटिवली सिंगलेट स्टेट। इसका मतलब इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई है बच्चों, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई है। मैंने आपको बताया था कि जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई होती है वो खुद जो होता है लो एनर्जी का होता है एज कंपेयर टू सिंगलेट। ओके, लो एनर्जी का होता है, इसका मतलब ये मोर स्टेबल होगा। इट इज क्वाइट स्टेबल देन सिंगलेट स्टेट। इट इज ए मोर स्टेबल देन, नोट कर लो बच्चों इसको, मोर स्टेबल देन किससे, सिंगलेट स्टेट से। अगर मैं वही डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करूं और इस तरीके से इसकी मैं डायग्राम बनाऊं, देखो बच्चों बनाने जा रहा हूं मैं, ये हमने पहले 3 सिंगलेट स्टेट बना ली थी अपने, और उसको ड्रॉ करने जा रहा हूं दोबारा, फटाफट देखते जाओ बच्चों। इसको एस नोट मैंने बोला था, इसको बोला था ग्राउंड स्टेट, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, कौन सी फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली और ये थर्ड वाली। और इसमें से आपको क्या मिलती है, अगर वो एंटी पैरेलल फॉर्म में आ जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्लिप मार करके ये क्या जाता है, पैरेलल फॉर्म में आ जाता है ऐसे,
तो पैरेलल फॉर्म में आ गया, तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, हाई होगी, और हाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी के कारण इसमें हमें जो हमें सिग्नल मिलता है वो मिलता है ट्रिपलेट मिलता है। ट्रिपलेट मतलब ये कौन सा ट्रिपलेट है, ये फर्स्ट ट्रिपलेट है। अगर इसने और एनर्जी को गेन किया तो ये और हायर एनर्जी में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन और हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, है ना। तो यहां पर हमें कौन सी मिलेगी, यहां पर हमें सेकंड वाली ट्रिपलेट स्टेट मिलेगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन और एनर्जी को गेन करेगा तो और हायर एनर्जी में चला जाएगा और हमें क्या मिलेगी, थर्ड ट्रिपलेट स्टेट मिलेगी, T1 टू T2, T2 टू T3, T3, है ना। इसको बोलते हैं प्राथमिक त्रिक अवस्था, द्वितीयक उत्तेजित त्रिक अवस्था, तृतीयक उत्तेजित त्रिक अवस्था, यानी थर्ड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, सेकंड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, यानी फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। इस तरीके से हमें ये स्टेट्स मिलती हैं इलेक्ट्रॉन के स्पिन के हिसाब से। बच्चों बात समझ में आई आपको, जल्दी बोलो फटाफट। ये इलेक्ट्रॉन का सारा खेल है, इलेक्ट्रॉन का। यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे मिलता है, एंटी पैरेलल होता है, यहां पर कैसे होता है, पैरेलल होता है। बच्चों इस तरीके से हमें एक डायग्राम ड्रॉ करने को मिल जाता है, और इलेक्ट्रॉन का फिनोमेना हम यहां ऐसे दिखाते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्लिप करके ऐसे के ऐसे ही चला जाता है, एंटी पैरेलल फॉर्म में चला जाता है, तो हमें ये वाली स्टेट मिलती है, सिंगलेट, फर्स्ट, सेकंड सिंगलेट, थर्ड सिंगलेट। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्लिप मार करके ऐसे चला जाता है, ऐसे, है ना, और ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, इसके पैरेलल हो गया, यानी समानांतर हो गया, तो हमें इस तरीके से तीन स्टेट मिलती है। ये इस तरीके से, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता क्यों है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में इसलिए जाता है ताकि उसको क्या बनाना है, एक्साइटेड स्टेट में जाकर के उसे क्या करना है बच्चों, उसे केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करना है, और केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करके उसको P4 प्रोडक्ट बनाना है। अगर वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तो वो वापस लौट आएगा। तो इस तरीके से ये बनता है। ओके, अब हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब मैं तुम्हें आगे बताने जा रहा हूं, फटाफट सुनते जाना बात को। ये देखो, अब हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक्साइटेड स्टेट से चला तो गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट स्टेट में चला गया, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन का सिंगलेट स्टेट से उसकी एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में चला जाना, यानी फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में चला जाना, इसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। ओके, इसको, इस फिनोमेना क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं। मान लो अब मैं कहता हूं कि ये फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से सेकंड सिंगलेट स्टेट में यही वाला सेम इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसको बोलेंगे इंटरनल कन्वर्जन। क्या बोलेंगे इसको, इस फिनोमेना क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरनल कन्वर्जन बोला जाता है। ओके, इसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, अब हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला तो गया। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, या तो वो बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। अगर वो प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा तो वो ज्यादा देर तक वहां रुका नहीं रह सकता। आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम का मतलब कुछ बहुत ही कम समय के अंदर ये इलेक्ट्रॉन वापस लौट आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस लौटेगा, ये क्या होगा, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आएगा। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटीज है ना, इसके पास दो तरीके हैं वापस आने के लिए। वो दो तरीकों की बात करने जा रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको ध्यान देना, जो बातें मैं बोल रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये दो तरीके से आ सकता है। या तो ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से है, लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, और ये क्या करता है, अगर ये एनर्जी को एज ए हीट क्या करता है, रिलीज करता हुआ आता है, एज ए उष्मा के रूप में अपनी ऊर्जा को त्यागता हुआ आता है, तो ऐसे फिनोमिना को बोलते हैं नॉन रेडिएटिव डिके, यानी विकिरण रहित डिके बोलते हैं इसको। विकिरण रहित क्षीण होता है, मतलब इसमें कोई विकिरण नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन था हायर एनर्जी स्टेट से उच्चतम ऊर्जा स्तर में गया, और अपनी उच्चतम ऊर्जा स्तर में ये हाईली अत्यधिक अस्थायी होने के कारण या तो ये बना लेगा प्रोडक्ट। अगर ये प्रोडक्ट नहीं बना पाया, उत्पाद नहीं बना पाया, तो ये क्या करेगा, अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करता हुआ उष्मा के रूप में एनर्जी को एमिट करता हुआ एज ए हीट अगर ये वापस आता है, तो इसको बोलते हैं नॉन रेडिएटिव डिके बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, विकिरण रहित क्या बोलते हैं, संक्रमण बोलते हैं। इसको बोलते हैं नॉन रेडिएटिव डिके, जिसका मतलब होता है इंटरनल कन्वर्जन। इसी को बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। यानी अगर ये सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से
फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन, और वापस लौट के आता है एज ए हीट की फॉर्म में, अगर उष्मा के रूप में ऊर्जा को त्यागता हुआ आता है, एज ए हीट एनर्जी को एमिट करता हो, तो इसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं। बच्चों बात समझ आई? और इंटरनल कन्वर्जन कैसा होता है? ये नॉन रेडिएटिव डिके होता है, विकिरण रहित क्षीण होता है ये। समझे बात को समझ आई बच्चों बात? अब मान लो, अब होता क्या है, एक सेकंड तरीका, ये तो हमारा तरीका फर्स्ट तरीका, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हुआ। अगर वो सेकंड तरीके में क्या आता है बच्चों? सेकंड तरीके में अगर वो एज ए लाइट को एमिट करता आता है, अपनी एनर्जी को, वन फोटोन को रिमूव करता है जो उसने गेन किया था, अगर वो लाइट की फॉर्म में यानी प्रकाश की फॉर्म में यानी विकिरण की रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करता हुआ वापस लौटता है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ, यानी हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ लाइट रेडिएशंस को एमिट करता वापस आता है, तो ऐसे डीके को बोलते हैं, मतलब डीके मतलब होता है उसमें कमी आ रही है, डीके को बोलते हैं रेडिएटिव डीके, यानी विकिरण युक्त डीके, विकिरण युक्त क्षीण हो रहा है उसका। समझ आइए बच्चों बात? विकिरण को त्यागता हुआ आ रहा है, तो ऐसे बोलते हैं रेडिएटिव डीके। तो दो पॉसिबिलिटीज होती है, दो संभावनाएं होती है इलेक्ट्रॉन की, या तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उष्मा के रूप में, या इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को विकिरण के रूप में त्यागता हुआ आता है। दो हमारे पास संभावनाएं होती हैं, या तो एज ए हीट को वो एनर्जी को रिमूव करता है, या एज ए लाइट की फॉर्म में एनर्जी को रिमूव करता है। अगर वो एज ए हीट करता है तो बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन, यानी आंतरिक परिवर्तन, हिंदी बोले तो आंतरिक परिवर्तन। अगर वो रेडिएटिव डीके की फॉर्म में करता है तो उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस, और फ्लोरोसेंस का फिनोमेना होता है कि ये काफी कम समय के अंदर फटाफट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, भाग करके वापस आता है, फटाफट भाग करके आता है वापस। समझे बात को बच्चों? बात को समझे? अगर इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है तो भी इंटरनल कन्वर्जन है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है तो भी इंटरनल कन्वर्जन है। बच्चों ये बात फिनोमेना समझना बहुत जरूरी है। ओके, इसको, ये हमारा फिनोमेना हुआ। अब मान लीजिए हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन चला गया एक्साइटेड स्टेट के अंदर, यहां आ गया इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, और इलेक्ट्रॉन वापिस अगर वापिस जो है सिंगलेट स्टेट से ट्रिपल स्टेट की तरफ जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है सिंगलेट स्टेट से ट्रिपल स्टेट की तरफ जाता है, क्योंकि मैंने बताया होगा कि ट्रिपलेट स्टेट जो होती है वो लो एनर्जी लेवल की होती है एज कंपेयर टू सिंगलेट स्टेट। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, फ्लिप मार करके, ये इलेक्ट्रॉन फ्लिप मार गया और ये फ्लिप मार करके इस स्टेट में आ गया, ऐसे आ गया, तभी तो बनती है ट्रिपलेट स्टेट। समझ आइए बच्चों बात? ये इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में है और यहां पर नीचे इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में पड़ा है, तभी तो बनती है, ये क्या बनती है, सिंगल स्टेट बनती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्लिप मार के ऐसे आ गया, टर्न कर गया, इसकी डायरेक्शन घूम गई, तो कौन सी स्टेट बन गई, ट्रिपलेट स्टेट में आ गया। और ट्रिपलेट स्टेट में आने के बाद ये हायर टू लो एनर्जी में आया, और हायर टू सिंगलेट हायर स्टेट से ट्रिपलेट हायर स्टेट में आने को, इसको बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं? इंट्रा सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं, यानी आंतरिक तंत्र लंघन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? आंतरिक तंत्र लंघन बोलते हैं, इसको बोलते हैं। यानी अगर सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में एंटर होता है, उसके कोरस्पोंडेंस, यानी यहां पर कौन सी है, ट्रिपलेट सिंगलेट स्टेट, थर्ड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से थर्ड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में एंटर होता है, तो उसको बोलते हैं आईएससी। इस फिनोमेनन को बोलते हैं आईएससी। अगर मान लो यहां से आ रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है, फ्लिप मार के ऐसे आ रहा है, तो इसको बोलेंगे अपने आईएससी। समझे? अगर यहां से आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, यहां से, तो इसको बोलेंगे आईएससी। बच्चों बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं आईसी। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है, इसको बोलते हैं आईसी। अब कैसे आईसी और कैसे आईएससी, इसको मैं सारों को समराइज करने वाला हूं, रुको एक बारी। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहां आ गया फ्लिप मार करके, जो ऊपर से इलेक्ट्रॉन आया था फ्लिप करता हुआ ऐसे सबसे डाउन वाली जो उसकी फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आ गया। जब यहां इलेक्ट्रॉन आता है और जब यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लिप मार करके वापस यहां आ जाता है इस ग्राउंड स्टेट में, अगर इस ग्राउंड स्टेट में आता है तो दो तरीके से अपनी एनर्जी को रिलीज करता हुआ आता है। एक तो तरीका है इसके पास कि ये एज ए हीट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करे, है ना, एज ए हीट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करे, जो कि हम पढ़ चुके हैं, जिसको बोलते हैं अपने नॉन रेडिएटिव मेथड। एक तरीका क्या है कि अगर वो एज ए लाइट की फॉर्म में एनर्जी को रिमूव करता है, और आपको बात पता है कि ट्रिपलेट स्टेट जो होती है वो सिंगलेट स्टेट से ज्यादा स्टेबल होती है, मोर
क्वाइट स्टेबल होती है। तो स्टेबल होने के कारण आपकी बात पता है कि इलेक्ट्रॉन कुछ समय के लिए यहां रुकेगा। इसका मतलब अगर हम कंपैरिजन करें बच्चों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इलेक्ट्रॉन एक तो यहां पड़ा है, एक मिनट को, इलेक्ट्रॉन हमेशा इसमें इस फॉर्म में रहेगा। एक तो इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है। मुझे आप बताओ चैट सेक्शन के अंदर कि यहां पर इलेक्ट्रॉन लंबे टाइम तक रुकेगा या यहां पर इलेक्ट्रॉन लंबे टाइम तक रुकेगा? जल्दी बताओ। शाबाश। हाँ, सिंगलेट स्टेट इज द लेस स्टेबल कंपैरेटिवली ट्रिपलेट स्टेट, क्योंकि सिंगलेट स्टेट जो होती है वो हायर एनर्जी लेवल वाली होती है, और हायर एनर्जी लेवल वाली स्टेट जो होती है हाईली अनस्टेबल होती है। तो इलेक्ट्रॉन फटाफट भाग करके नीचे आ जाएगा विद फ्रैक्शन ऑफ टाइम, यानी कुछ ही समय में, बहुत ही कम समय में नीचे आ जाएगा। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन कुछ समय तक रुकेगा और कुछ समय तक रुकने के बाद वापिस आएगा। और इसी ठहराव के कारण जो यहां पर अगर वो लाइट को एमिट करता है, अगर वो एमिट करता है वापस आते हुए लाइट को एमिट करता है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं, है ना बच्चों। ये सारी टर्म्स क्या होंगे, सारी की सारी, सर आपने क्या करवा दिया, सारा सारा क्या हो गया, गुचमुच हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे। अब मैं तुम्हें इसकी सारी टर्म्स को क्या कराने जा रहा हूं, सारी टर्म्स को मैं तुम्हें एक सिस्टम में करवाने जा रहा हूं। ये देखो आपके सामने डायग्राम, ये देखो बच्चों डायग्राम आ गया आपके सामने, ये देखो। अब आपके सामने क्लियर कट जैबलोव्स्की डायग्राम आ गया। आपने क्या करना है, मैंने सिंपल सी बात समझाई थी कि अगर यहां पर दो इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों क्या स्पिन अपोजिट में पड़े हैं, पेयर्ड फॉर्म में पड़े हैं, तो हमें यहां मिलती है सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। ये पूरी की पूरी मैंने क्या बना दी, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की फॉर्म में हमें क्या मिलता है, सिंगलेट मिलता है, जो कि एज ए ग्राउंड स्टेट में है, जो कि लो एनर्जी लेवल पे है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जंप करके अपनी उसी स्पिन में ऊपर चला जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, तो हमें क्या मिलता है, यहां पर सिंगलेट स्टेट मिलती है, जो कि इससे एक्साइटेड फॉर्म में होती है ना। अब मान लीजिए यही इलेक्ट्रॉन क्या किया, थोड़ी सी एनर्जी को गेन किया और वापस उसी स्पिन में चला गया, तो हमें कौन सी मिलती है, हमें मिलती तो सिंगलेट स्टेट ही है। अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करके इसका निकालू एस प्लस हाफ, इसका निकालू एस माइनस हाफ, दोनों को प्लस करूं और फिर मल्टीप्लिसिटी वाले फॉर्मूले में पुटअप करूं, तो मुझे ये मिल जाता है ना। और मान लीजिए ये भी थोड़ी सी एनर्जी को गेन किया और ये उससे ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो हमें कौन सी मिलती है, मिलती तो हमें वही सिंगलेट स्टेट है। लेकिन ये है फर्स्ट सिंगलेट स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट मिलती है, कौन सी, सिंगलेट वाली, है ना। तो ये तरीका होता है। या अगर ये इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ये वाले, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लिप मार करके दोनों के दोनों क्या हो गए, पैरेलल फॉर्म के अंदर यहां चले जाते हैं। पैरेलल फॉर्म के अंदर, अगर ये पैरेलल फॉर्म के अंदर समानांतर की फॉर्म में चले जाते हैं, तो अगर मैं दोनों को काउंट करूं, दोनों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालूं, दोनों की स्पिन को जोड़ करके, यहां आएगा स्पिन प्लस हाफ, यहां क्या आएगा प्लस हाफ। अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो 1 आ गया, एस की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, टोटल स्पिन की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अगर उसको मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी के फॉर्मूले में पुटअप करूं तो वैल्यू क्या आती है, मुझे सिंगलर कैसा मिलता है, ट्रिपलेट मिलता है, जो कि कैसी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। लेकिन एज कंपेयर टू इसकी एनर्जी सिंगलेट स्टेट से लो होती है, क्योंकि ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है। जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होती है उसके पास मोर ओरिएंटेशन होते हैं, उसके पास मोर रैंडमनेस होती है इलेक्ट्रॉन को इधर उधर करने की। जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकते हैं मैक्सिमम फॉर्म के अंदर, तब वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा, और इटसेल्फ क्या हो जाएगा, वो लो एनर्जी लेवल का हो जाएगा। बच्चों बात समझ आई आपको। तो ये बन गई ट्रिपलेट। अगर यही इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, थोड़ी सी एनर्जी गेन किया और ऊपर चला गया, फिर और ऊपर चला गया, इस तरीके से हमें क्या मिलती है, ट्रिपलेट, फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड वन ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट मिल जाती है। इस तरीके से हमें ये डिफरेंट टाइप्स की सिंगलेट स्टेट्स और ट्रिपलेट स्टेट मिल जाती है। अब आती है बात इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन ने क्या करता है, यहां पर कौन सा फिनोमेना दिखा रहा है, यहां पर देखो कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को गेन करता है, एब्जॉर्प्शन शो करता है। इलेक्ट्रॉन एस नोड से S1 जा रहा है और S नोड से S2 जा रहा है और S नोड से S3 जा रहा है। ये डिपेंड करता है कितनी ज्यादा एनर्जी को गेन कर रहा है। अगर वो कम एनर्जी को गेन कर रहा है तो वो ग्राउंड स्टेट से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में जाएगा। अगर वो ज्यादा एनर्जी को गेन कर रहा है तो ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अगर वो ज्यादा एनर्जी को गेन करता है तो ग्राउंड स्टेट से थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब बात आती है, इसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इट इज इंटरनल कन्वर्जन। अब इसको इंटरनल कन्वर्जन को मैं थोड़ा और आपको इलैबोरेट करता हूं। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो आ गया हायर स्टेट में आ गया, है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो है हायर स्टेट में आ गया। आपको बताया कि स्पिन ये होता है
बच्चों सारी बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? टाइम ज्यादा लग रहा है आपका? ये इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन आपको बताए या तो ये थोड़ी सी एनर्जी को गेन करे और P4 प्रोडक्ट बना ले, लेकिन ये P4 प्रोडक्ट नहीं बना पाता, तो ये हाईली अनस्टेबल है। फटाफट या तो प्रोडक्ट बना करके ये स्टेबल हो जाए। अगर ये प्रोडक्ट नहीं बनाता तो ये हायर एनर्जी से लो एनर्जी लेवल में जाएगा, S3 से S2 में आएगा, और S3 से S2 में आना इस फिनोमेना को बोलते हैं आंतरिक परिवर्तन यानी इंटरनल कन्वर्जन, जो कि कैसी फॉर्म है? ये सिर्फ और सिर्फ हीट को रिमूव करता हुआ आ रहा है, इसलिए इसको बोला इंटरनल कन्वर्जन। कैसी फॉर्म में आ रहा है? हीट को रिमूव करता हुआ आ रहा है, इसलिए इसको बोल दिया इंटरनल कन्वर्जन। ये देखो S2 से S1 इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है। अगर यहां, ठीक है, और यहां भी आएगा तो भी ये इंटरनल कन्वर्जन करेगा अगर ये एज ए हीट की फॉर्म में एनर्जी को रिमूव करता है, एमिट करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एज ए हीट की फॉर्म में ये एनर्जी को रिमूव नहीं करता और एज ए लाइट की फॉर्म में एनर्जी को रिमूव करता है, एमिट करता है, उत्सर्जित करता है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस जो फिनोमेना होता है काफी फ्रैक्शन ऑफ टाइम में होता है। तुम कहो सर ये फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेंस होते क्या चीजें? ये बाद में आएंगे, चिंता मत करना। फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस बाद में टॉपिक क्लियरली मैं तुम्हें समझाऊंगा। फ्लोरोसेंस जो और फॉस्फोरेसेंस में डिफरेंस क्या हुआ सर? क्योंकि फ्लोरोसेंस जो है ये फिनोमेना काफी फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, बहुत लेस फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाता है, यानी बहुत ही कम समय के अंदर ये पूर्ण हो जाता है, और इसमें थोड़ा टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि आपको पता है कि ट्रिपलेट स्टेट जो होती है वो हाईली स्टेबल होती है एज कंपेयर टू सिंगलेट स्टेट। तो सिंगलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन कभी भी लंबे टाइम तक नहीं रुकता, फटाफट भाग करके नीचे आ जाता है और ये लाइट को एमिट करता हुआ आता है, इसलिए इसको बोल दिया फ्लोरोसेंस। अगर ओके बात बच्चों, बात समझ आई? ये होता है फ्लोरोसेंस, ये होता है इंटरनल कन्वर्जन। अगर मान लीजिए अब वो इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये जा रहा है एक्साइटेड स्टेट में, फिर यहां से यहां जा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्लिप मारता हुआ, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये इलेक्ट्रॉन फ्लिप मार करके यहां आ जाता है, फ्लिप मार करके यहां आ जाता है और लो एनर्जी लेवल में आ जाता है, इसलिए फ्लिप को चेंज कर लिया, अपना स्पिन चेंज कर लिया, है ना। अब ये दोनों के दोनों स्पिन कैसे हो गए? ये दोनों स्पिन कैसे हो गए? पैरेलल हो गए, यानी समानांतर हो गए। लेकिन ये कौन सी हायर एनर्जी लेवल से है? सिंगलेट वाले से है। कहां? ट्रिपलेट में है। अगर सिंगलेट से ट्रिपलेट में यानी S3 से T3 में आता है, उसके कोरस्पोंडेंस आता है ना, उसकी संगत में आता है, तो उसकी संगत अगर वो नीचे आता है, डाउन आता है, अपनी एनर्जी को रिमूव करता हुआ एज ए हीट अपनी एनर्जी को रिमूव करता हुआ आता है, तो उसको बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं, यानी आंतरिक तंत्र लंघन कहा जाता है। उसी तरीके से S2 से T2, उसी तरीके से S1 से T1 में आता है। लेकिन जैसे T1 से अगर वो T1 से अपनी एनर्जी को लाइट की फॉर्म में रिमूव करता हुआ आता है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। लेकिन फॉस्फोरेसेंस में केस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन यहां पर थोड़े समय के लिए रुकता है, क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म है एज कंपेयर टू सिंगलेट स्टेट। सारी कहानी समझ में आई बच्चों? ये फिनोमेना होता है। ये देखो दो प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। ये है क्या? जैम्ब्रोस्की डायग्राम है क्या? एक प्रकार का मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन है। सर ट्रांजिशन करवाते क्यों है? ट्रांजिशन जब तक नहीं करवाएंगे तब तक इलेक्ट्रॉन जब तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं आएगा तब तक वो अपना ये वाला ब्रेक डाउन नहीं करेगा। ये वाली जो ये है ना, ये जो इसका जो ये वाला तरीका है, ये अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को जब तक ये पार नहीं करेगा, बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, तब तक ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। जब तक प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तो हमारा फायदा क्या होगा? इंडस्ट्री में हमें प्रोडक्ट ये होते हैं, उद्योग धंधों में जब तक उत्पाद नहीं बनेगा तब तक हमारा फायदा नहीं होगा। तो जैब्लोस्की डायग्राम कैसे, और जैब्लोस्की डायग्राम हमारे लिए फायदेमंद क्यों है? क्योंकि जैब्लोस्की डायग्राम सिलेक्टिविटी को एनहांस करता है ड्यू टू ट्रांजिशन इन फोटोकेमिस्ट्री। अगर फोटोकेमिस्ट्री में ये मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन ना हो, मैं जैब्लोस्की डायग्राम को अगर वन वर्ड में डिफाइन करूं, इट इज ए मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन, तुम इसको एक और लगा के लिख लो, इसको मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन भी बोलते हैं। अगर ये ट्रांजिशन ना हो, अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ना आए तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन सर इसका फायदा क्या है फोटोकेमिस्ट्री की बिहाफ पे? इसमें फायदा यह है कि आप फ्लेक्टिवली आप चयनात्मक रूप से किसी भी रिएक्टेंट को किसी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको सिलेक्टिविटी मिलती है, इसलिए ये ज्यादा फायदेमंद है फोटोकेमिस्ट्री। इज ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। और इसमें काफी दो तरीके की ट्रांजिशन होते हैं, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, विकिरण रहित संक्रमण। पहला होता है आंतरिक परिवर्तन, इसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन, इसको बोलते हैं आईसी, है ना, इसको बोलते हैं आईएससी यानी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इसको बोलते हैं अंतराल लंघन तंत्र, ये हम पढ़ चुके हैं।
ये हम पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एक होता है सेकंड वन होता है रेडिएटिव ट्रांजिशन, विकिरण युक्त संक्रमण, जिसका दो तरीके होते हैं। एक होता है फ्लोरोसेंस जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिदीप्ति, और एक होता है फॉस्फोरेसेंस जिसको बोलते हैं हिंदी में स्फुरदीप्ति। अब ये प्रतिदीप्ति क्या होते हैं, स्फुरदीप्ति क्या होते हैं, ये मैं बता सकता हूं कि सारा खेल टाइम क्या है। अगर बहुत कम समय में होता है तो उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस, अगर थोड़ा टाइम लगता है उसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। ये लाइट को एमिट करता है, इस फिनोमेना को। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये मैं इसके लिए एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा कि व्हाट इज फ्लोरोसेंस, व्हाट इज फॉस्फोरेसेंस। इस पे मैं अलग से टॉपिक बना करके तुम्हें समझाऊंगा। बच्चों बात समझ में आई, सारी बात, कहानी समझ में आई सारी? जल्दी बोलो फटाफट, टाइम हो गया है काफी। बच्चों सारी कहानी समझ में आई आपको? जल्दी बोलो चैट सेक्शन के अंदर। जो बच्चे वीडियो बाद में देख रहे हैं, ये देखो पूरा का पूरा जैबलोव्स्की डायग्राम मैंने बना दिया है। अगर आपको इससे स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के जैबलोव्स्की डायग्राम बना सकते हो। ये एकदम राइट डायग्राम है। अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में आपको इतना बढ़िया बनाया हुआ नहीं दिखेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये सारी टर्म्स मैंने बता दी आपको। अगर तुम कहो कि सर ये जैबलोव्स्की डायग्राम काम क्या आता है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन करवाने में काम आता है। जब तक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा तब तक हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। मान लो सर हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता तो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में अपने आप की अपनी इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है। हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा। तो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आते वक्त वो दो तरीके से अपनी एनर्जी को रिलीज करता हुआ आता है, एक तो हीट की फॉर्म में, एक लाइट की फॉर्म में। अगर वो हीट की फॉर्म में करता है उसको बोलते हैं इंटर क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं। अगर S3 से S2 से S1 उसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। अगर वो अपनी लाइट को अपनी एनर्जी को एज ए हीट रिमूव करता है S3 से T3 की तरफ तो उसको बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं। अगर वो लाइट को एज ए एनर्जी को लाइट की फॉर्म में रिमूव करता है S1 से S0 की तरफ तो उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। अगर वो लाइट की फॉर्म में एनर्जी को रिमूव करता आता है T1 से S0 की तरफ तो उसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। ये सारा फिनोमिना ये हमारा जैबलोव्स्की डायग्राम कंप्लीट हुआ। इसको बच्चों नोट कर लो, ये तरीका है।